नमस्कार। आज हम यूनिट 1 का पार्ट 6A पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने यूनिट 1 का पार्ट 5A टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और उसमें हमने ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में बात की थी। सेकंड जो मॉडर्न है उसमें मेनली आईसीटी और अदर सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम एक सेपरेटली यूनिट नंबर 8 में कवर करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो है उस चीज़ को हमने नहीं लिया है। इसके पीछे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारी जो यूनिट 8 है ना, यूनिट नंबर 8, तो यूनिट 8 जो है वो पूरी फोकस्ड है आईसीटी पर और इसी में सारी चीज़ें आ रही हैं, जनरल एब्रिविएशंस, टर्मिनोलॉजी, आईसीटी एंड गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, बेसिक्स ऑफ आईसीटी एंड अदर थिंग। तो वहाँ पर ये पूरा हम डिटेल्स कर लेंगे, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि 5B पार्ट जो होगा ये हमारा किसके साथ मर्ज होगा, यूनिट 8 के साथ। तो यूनिट 1 का 5th बी वाला पार्ट हम यूनिट 8 में पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे, इसलिए उसको आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1 का पार्ट 6A। और ये जो पार्ट 6A है ये हमारा बेसिकली किसके बारे में है, तो ये पूरा हमारा है इवैल्यूएशन सिस्टम्स के बारे में। मैं आपको पूरा एक बार फिर से यहाँ बताना चाहूँगा। इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारा देखिए ये रहा यूनिट, ये एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस। तो ये दो भाग जो है हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे 6A में, और 6B में हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम उसमें हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। और है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, पेन की टिप बहुत मोटी हो गई, हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन है ना, मूल्यांकन की अवधारणा। यानी इवैल्यूएशन टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग में इवैल्यूएशन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि जब हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, है ना, तो डे टू डे लाइफ में भी क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं, हमारी लाइफ का जो भी एम है ना, तो यदि हम उसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाइफ का जो गोल है, एम जो है, वही खत्म हो जाएगा। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में हम लर्नर का ओवरऑल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, है ना। तो लर्नर में चेंज लाना, ये टीचिंग का पर्पस है। तो क्या हम उस पर्पस में सफल हुए हैं, और अगर सफल हुए हैं तो वो मापदंड क्या है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा टीचिंग सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए हमको जो है इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। तो इवैल्यूएशन प्ले एन एनॉर्मस रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है इसमें मूल्यांकन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये भूमिका जो होती है इससे हमें ये पता चलता है कि जो वैल्यूज, जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ऑल फील्ड एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशन जो है, हमने एजुकेशन में यानी टीचिंग में हमने जो कुछ किया है, जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की हैं, क्या हम उन परफॉर्मेंस को मेजर करके ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि हाँ हमारा टीचिंग सक्सेसफुल रहा है। तो
यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम्स में जब हम एवेल्यूएशंस को पढ़ेंगे तो हम वन बाय वन इन 4 चीज़ों पर मेजर गौर करेंगे। सबसे पहला है हमारा टीचिंग और दूसरा है हमारा करिकुलम, और थर्ड है सोसाइटी एंड द फोर्थ वन इज पेरेंट्स। यानी जब हम इवेल्यूएशन की बात करते हैं तो इवेल्यूएशंस की बात करने पर हम इस एंगल से इवेल्यूएशंस को चेक करेंगे। फर्स्ट हमारा टीचिंग, तो ये टीचिंग जो है वो हमारा इफेक्टिवनेस रहा नहीं रहा, है ना, ये हमें फीडबैक प्रोवाइड कराता है। किसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड कराता है? तो जब हम इवेल्यूएशंस करते हैं तो हमारा टीचिंग वाला जो पार्ट है, तो ये टीचिंग वाला पार्ट हमें क्या बताएगा इसमें जब हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये हमें बताता है अबाउट द फीडबैक, है ना। तो ये फीडबैक किसका होता है? तो फीडबैक अबाउट द टीचिंग एज वेल एज लर्निंग, है ना। ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर टीचिंग करेगा, लर्नर लर्निंग करेगा, तो टीचर ने जो टीच किया है वो लर्नर तक प्रॉपर वे में गया है या नहीं गया है, ये फीडबैक हमें मिलेगा। किसके कारण मिलेगा? बिकॉज ऑफ द इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो ये हमें एक फीडबैक प्रोवाइड कराता है, और ये फीडबैक होता है अबाउट द टीचिंग एंड लर्निंग्स। फिर आता है करिकुलम, है ना, पाठ्यक्रम। तो इवेल्युएशन करना क्यों जरूरी है ना। आप अभी देख रहे होंगे कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े ट्रिमेंडस चेंजेस किए गए हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि ये जो चेंजेस आए ये कैसे आए हैं? तो इन चेंजेस का आधार जो है, बेस जो है, वो हमारा इवेल्यूएशन सिस्टम है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमने इवेल्यूएट किया, तो उसमें करिकुलम में हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है ना। इम्प्रूवमेंट, है ना, किसके अंदर? इन कोर्स और करिकुलम। तो पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसमें समय के साथ इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम क्या कर पाए हैं? इवैल्यूएशन कर पाए। तो इवैल्यूएशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस प्रोवाइड करता है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दो सजेशंस और फीडबैक वी विल चेंज द कोर्स एंड करिकुलम। फिर इसमें नेक्स्ट जो स्टैक होल्डर्स है वो क्या है? सोसाइटी, है ना, समाज। वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम समाज का एक अभिन्न अंग है ना। चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम लर्नर्स की बात करें। तो यहाँ पर इवेल्युएशंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है ना। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, है ना, या जवाबदेही। जिम्मेदारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, इसके बजाय सही शब्द क्या होगा? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी इन टर्म ऑफ डिमांड्स, यानी अकाउंटेबिलिटी की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन किस टर्म में बात कर रहे हैं? तो डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, है ना। आप देखिए, समाज की इवेल्युएशन जो है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इवेल्युएशंस करते हैं तो हम हमारी टीचिंग को
अकाउंटेबल बनाते हैं, जवाबदेह बनाते हैं। किसके प्रति जवाबदेह बनाते हैं? डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं, है ना। और जो डिमांड्स, मांग और पूर्ति जिसको हम कहते हैं ना, मांग, तो ये डिमांड्स जो है वो मांग वाला है। रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं, किसकी आवश्यकताएं? एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स की। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनईपी में ले जाऊं, है ना। अभी आप देखिए कि एनईपी 2020 में वोकेशनल कोर्स जो है वो एक कंपलसरी कर दिया गया है ना। वोकेशनल कोर्स, ट्रेडिशनल जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते थे उनको हमने मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव इनमें डिवाइड कर दिया, है ना। फाउंडेशन कोर्स भी हमारा है ही, लेकिन साथ में एक वोकेशनल कोर्स जिसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, बागवानी है, बहुत सारे वेरियस कोर्सेस आर अवेलेबल। तो ये जो कोर्सेस है ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? बिकॉज ये डिमांड है सोसाइटी की। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हम इस चीज के प्रति, यानी समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रति अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो है सोसाइटी की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके प्रति अकाउंटेबल होना, उसके प्रति जवाबदेह होना। और फिर अगला जो लास्ट, जो फोर्थ पिलर जो आता है वो क्या है आपका? पेरेंट्स, अभिभावक, है ना। पेरेंट्स, अभिभावक। तो इवेल्युएशन सिस्टम में अभिभावक जो है ये क्या करता है? नीड ऑफ रेगुलर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। आप लर्नर जो है ना, लर्नर मतलब आपका स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ आ रहा है? स्कूल आ रहा है, या कॉलेज आ रहा है, या यूनिवर्सिटी आ रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चे को जब यहाँ भेज रहा है तो पेरेंट्स क्या चाहता है? इसमें सुधार। टीचर जो है ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें क्या करना चाह रहा है? सुधार। तो जब पेरेंट्स सुधार की गुंजाइश में, सुधार की उम्मीद में, विकास की उम्मीद में अपने बच्चे को, अपने कहना चाहिए लड़के या लड़की को, कहाँ भेज रहा है? वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। किसके पास? टीचर्स के पास। तो क्या उसकी जो अभिलाषाएं थी या वो जैसा एक्सपेक्टेशंस रखता है वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है? तो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है तो वो टीचर्स के कहने से थोड़ी ना पेरेंट्स मान जाएगा कि नहीं साहब आपका बच्चा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका आपके पास बेस क्या है? तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? एक इवैल्यूएशन सिस्टम चाहिएगा, एक मूल्यांकन की पद्धति चाहिए। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं इवैल्यूएशन की तो इसमें हमारे पास चार कहना चाहिए डायमेंशंस पे हम इसको इवैल्यूएशन सिस्टम्स को देखते हैं। एक है हमारा टीचिंग, दूसरा है हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम, है ना। तीसरा है हमारा सोसाइटी, और चौथा है हमारा पेरेंट्स। ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके कंसर्न को देखेंगे, इनके परसेप्शन को जब हम समझेंगे तब जाके हम इवैल्यूएशन को, मूल्यांकन की अवधारणा को समझ पाएंगे। तो आप देखिए कि इसमें टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन से अगर हम देखें तो क्या बात निकल के सामने आ रही है कि भाई इवैल्यूएशन सिस्टम से हमें फीडबैक मिलता है, और फीडबैक मिलता है कि हमारा टीचिंग और स्टूडेंट्स या लर्नर का लर्निंग, तो बोथ द प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस एज वेल एज द लर्निंग प्रोसेस, वो सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये कौन बताएगा हमें? ये इवैल्यूएशन सिस्टम बताएगा। अब आता है कोर्स या करिकुलम। तो कोर्स या करिकुलम जो है उसमें हमें बदलाव की आवश्यकता है। किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है भी या नहीं है, ये सारी चीजें हम कब प्रेडिक्ट कर पाएंगे? जब हम एक इवैल्यूएशन सिस्टम को डिजाइन करेंगे या एक पर्टिकुलर इवैल्यूएशन सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। देन आता सोसाइटी। तो सोसाइटी
एजुकेशन का एक मतलब तो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर और स्टूडेंट्स, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी चीज क्या निकल के आती है कि एटलीस्ट हम अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट्स को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयबल बनाना चाह रहे हैं, है ना, रोजगार के योग्य बना रहे हैं। तो रोजगार के योग्य बना रहे हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट का मार्केट है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम ही तो हमें बताएगा। इसके बाद आता है पेरेंट्स, अभिभावक। तो पेरेंट्स जो है, हम पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लर्निंग करने के लिए भेजा, वहां पर टीचर्स ने उसको टीचिंग किया। तो टीचिंग और लर्निंग से स्टूडेंट में जो चेंजेस आया है, तो हम वो चेंज को कैसे सोसाइटी के सामने, पेरेंट्स के सामने कैसे रखेंगे। भाई सोसाइटी के सामने तो इस तरह से होगा कि भाई वो एम्प्लॉयबल हो गया। पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए एक एम्प्लॉयबिलिटी तो एक फैक्टर है, लेकिन वो तो फाइनल है, वो तो लास्ट का जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी आप एम्प्लॉयबल हो या नहीं ये कब पता चलेगा, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लेकिन स्टार्टिंग से लेके उस प्रोसेस तक पहुंचने में, मान लिया कि यूजी आपका है ना, तो यूजी आपका 3 साल का है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड आपका ये थर्ड फाइनल ईयर, यहाँ आके उसको एम्प्लॉयमेंट मिला। तो सोसाइटी ने तो अकाउंटेबिलिटी चेक कर ली कि भाई ये देखो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो एम्प्लॉयबल हो गया। लेकिन पेरेंट्स को हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 3 साल बाद हमसे बात करना। पेरेंट्स तो हमसे क्या करेगा, पहले साल ही पूछेगा कि भाई क्या हुआ, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। हो सकता है कोई जागरूक पेरेंट्स होगा तो वो क्या होगा, हर महीने हमसे कांटेक्ट करेगा और हर महीने हमको उसकी रिपोर्ट्स बतानी पड़ेगी कि वो कहाँ पिछड़ रहा है, कहाँ नहीं पिछड़ रहा है। और अगर मान लिया ऐसा नहीं भी हुआ, तो एटलीस्ट जब वो फर्स्ट ईयर की एनुअल एग्जाम्स देगा, तो वो सेकेंड ईयर में जब जाएगा तो उसके यहाँ पर ग्रेड्स कितने आए हैं, उसके मार्क्स कितने आए, वो उसके 12th के मार्क्स और ग्रेड से उसको कंपेयर करेगा और वो देखेगा कि सुधार हुआ है या नहीं हुआ। तो अब वो सब चीज हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास इवेल्युएशन सिस्टम होगा। तो दैट्स वाई इवेल्युएशन सिस्टम जो है, मूल्यांकन का जो पद्धति है या मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसमें जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम मेनली इन इन बातों की ऊपर फोकस करेंगे। पहला, इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, है ना, ऑब्जेक्टिव्स। देन फिर है लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर है लर्नर अप्रेजल, लर्नर अप्रेजल, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम। लर्निंग को हम क्या कहते हैं, अधिगम। तो ये हो जाएगा आपका अधिगम उद्देश्य, है ना, अनुभव, यहाँ पे एक्सपीरियंस है ना, तो अधिगम अनुभव। और यहाँ पर क्या है, लर्नर के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अप्रेजल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो लर्नर या अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब भी मूल्यांकन होता है, अंदाज लगाना। तो लर्नर का मूल्यांकन यानी शिक्षार्थी जो है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन। अब ये आपका हो गया 1 नंबर, 2, 3, और चौथा आ जाएगा आपका खुद इन तीनों में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन 3। कौन से 3, ये। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये इसके पहलू हैं, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इवेल्युएशन, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी आपके मूल्यांकन पद्धति जो है उसके कितने पहलू हैं, 4 पहलू हैं। तो ये जो 4 पहलू हैं, तो हम इसको कैसे समझेंगे, ये एक हो गया, ठीक है।
तो ये तो हो गया भाई मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव। ये हो गया आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये हो गया लर्नर्स अप्रेजल। और इन तीनों का जो संबंध है वो एक सर्कल में बन गया। तो ये जो सर्कल में बना है ना। स्मार्ट पेन ले लेते हैं तो एक ही बार में ये ये तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो है, ये आपका एक पॉइंट आया फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, और ये पूरा जो है ये आपका चार। तो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन, है ना। ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्नर अप्रेजल एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। अब यहाँ पर एक डेफिनेशंस आती है लर्निंग एवेल्यूशंस की। तो एवेल्यूशंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। देयर इज नो नीड टू गो इनसाइड द डेफिनेशन, हमें परिभाषाओं के चक्कर में नहीं उलझना है। हमें सीधे सीधे मैं आपको नोट्स में अलग से जो अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा। तो एक तो जेम्स एम ब्रैडफील्ड है, और फिर आपका सीई बेडी, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं, हम सीधे सीधे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। किसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम? मूल्यांकन पद्धति या मूल्यांकन कार्य की, इवेल्युएशन की विशेषताएं। तो अलग अलग पहली विशेषता की हम बात करें फर्स्ट, तो इवेल्युएशन जो है इम्प्लाइज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच ओमिट्स द कैजुअल अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल्स, है ना। ये क्या करता है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इवेल्युएशन क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किसके लिए? फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, विद्यार्थियों को ऑब्जर्व, प्रेक्षण, है ना, प्रेक्षित करना, ये ध्यान रखना, ऑब्जर्व करने या प्रेक्षित करने की सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित प्रक्रिया, ये इवैल्यूएशन का पहला कैरेक्टर है। यानी इसमें हम स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन, जब हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस प्रोवाइड कराता है। अगर ये नहीं होगा तो इन दैट केस क्या होगा? कैजुअल और अनकंट्रोल्ड, मतलब एक वो कहते हैं ना चलता हो, हाँ ठीक है, कैजुअल एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, तो वो कैजुअल चीज हो जाएगा। दूसरा है इवेल्युएशन प्रोसेस जो है ना, वो कैसी प्रोसेस है आपकी? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया है ये। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर उसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आप कॉलेज स्टूडेंट्स, आपने अपने कॉलेज लाइफ में भी ये चीज़ की होगी, और अगर अभी कोई आप टीचिंग्स में हैं तो एक शब्द से बहुत भली भांति आप परिचित होंगे, CCE, है ना। अधिकांश तो बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्म में सीसी दिया कि नहीं दिया, वो ई तो खा ही जाते हैं, है ना, साइलेंट कर जाते हैं। तो ये जो CCE क्या है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना, कौन सा? इवेल्युएशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार हमने इवेल्युएशन कर दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। फिर
ये जो है एम्फेसिस करता है। इवेल्युएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट एम्फेसिस ऑन द ब्रॉड पर्सनालिटी चेंजेस, है ना, यानी व्यक्तित्व में व्यापक बदलाव या व्यापक परिवर्तन के ऊपर ये बल देता है। क्या करता है? एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी बल देना, जोर देना, है ना, बल देना। तो हमारा जो इवैल्यूएशन करने का जो मतलब है, तो उसकी तीसरी विशेषता क्या है कि इट एम्फेसिस ऑन द ब्रॉड पर्सनालिटी चेंजेस, यानी व्यक्तित्व परिवर्तन में व्यापकता लाना। चौथा जो है ये क्या है, वही वाली चीज है कि तो इवेल्यूएशन ऑलवेज एज्यूम कि एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आइडेंटिफाइड और डिफाइंड कर लिए गए। इवेल्यूएशन ऑलवेज एज्यूम्स दैट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव प्रीवियसली have been identified and defined, यानी identified and defined previously, पूर्व में ही निर्धारण और परिभाषित, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि इवेल्युएशन ऐसा नहीं है कि हमने इवेल्युएशन चालू कर दिया और हमारे उसके आउटकम्स और उसके बारे में पता ही नहीं, पहले से ऑलरेडी वो क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। तो प्री आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? इवेल्युएशंस का। फिर आता है आपका नेक्स्ट, इसको डार्क लेते हैं। तो ये जो है ना, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लॉट ऑफ वैरायटी। ए लॉट ऑफ वैरायटी, है ना। तो ए लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ इवेल्यूशन या टेस्ट, है ना, जैसे अब ऑफ टेस्ट मतलब वही इवेल्यूशन है। तो उसमें आप देखें कि आपका एक होता है एनालिटिको, सिंथेटिक, ह्यूरिस्टिक, एक्सपेरिमेंट्स, सोशियोमेट्रिकल, बहुत सारी टेक्निक्स है। तो आपको टेक्निक्स याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस जस्ट आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जब हम मूल्यांकन करने बैठते हैं किसी का, तो हमारे पास मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उन तरीकों के बारे में मैं आपको अलग से डिटेल नोट्स में इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर भी कुछ चीज़ें आप विशेष ध्यान रख लें। ये एनालिटिको सिंथेटिक होता है, विश्लेषणात्मक होता है, अनुमान विधि पर आधारित होता है, प्रायोगिक होता है, लेक्चर बेस्ड होता है ना। इसमें हम निबंधात्मक प्रश्न पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है ये इवैल्यूएशन जो है डिटर्मिनेशन है ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। देखिए, आप जब लर्निंग या टीचिंग कर रहे हैं तो उसका टीचिंग का क्या है, आपके पास एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है ना। और साथ ही साथ वो टीचिंग करने के बाद स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में सुधार आया या नहीं आया लर्नर्स में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, ये एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, संपाती होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। तभी तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल रहा। तो ये जो है हमारा
टीचिंग के सॉरी इवैल्यूएशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन। विभिन्न चरण, स्टेप्स या चरण। इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है, मूल्यांकन पद्धति या मूल्यांकन कार्य जो है, तो मूल्यांकन कार्य के चरण क्या हैं? तो मूल्यांकन कार्य के चरण में जो पहला चरण जो आता है ना, तो पहला चरण हमारा आता है, उससे हम कहेंगे आइडेंटिफाई। आप देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, तो आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाइंग एंड इसके साथ साथ डिफाइनिंग, दोनों चीजें, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम इवैल्यूएशन करेंगे तो उस इवैल्यूएशन का हमको क्या करना पड़ेगा, पहचान करनी है, पहचान करना, पहचान और परिभाषित। किसको पहचानना और परिभाषित करना? मूल्यांकन के एक सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य है ना। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम पहली स्टेप में क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही तो हम इवैल्यूएशन करने जाएंगे। मान लिया सपोज करो कि गणित का एक साल है ना, कोई बच्चा गणित पढ़ रहा है, तो गणित पढ़ रहा है तो हम स्टार्टिंग में ये पता कर लेंगे ना कि एट द एंड ऑफ, है ना, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, मैं मैथ्स का हूं तो मैंने मैथ्स बोल दिया, ऐसा नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम गणित की ही बात करें कि हम पर्टिकुलर गणित की बात कर रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर कोई भी हमारी एक क्लास डिसाइड हो गई है ना, तो क्लास डिसाइड हो गई है, मान लिया कि हम जो है बीएससी में, है ना, हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं और हमारा एक पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, है ना, ये हमारा एक पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, अमूर्त बीज गणित, है ना। तो अमूर्त बीज गणित, तो इसका एक पर्टिकुलर एक सिलेबस है। तो एट द एंड ऑफ ईयर जब हम एग्जाम लेंगे तो हमारे पास एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, जनरल ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप थ्योरी के बारे में जाने कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है। मेन जो है एक सामान्य सा उद्देश्य क्या है कि ग्रुप थ्योरी। अब जब वो ग्रुप थ्योरी में जाएगा तो इसके अंदर उसको बहुत सारी चीजें वो पढ़ेगा, जनरल, है ना। स्टार्टिंग में वो बाइनरी ऑपरेशन से चालू करेगा, तो पहले उसको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आएगा, फिर उसको हम सेमी ग्रुप क्या होता है, तो सेमी ग्रुप समझाने के पहले बाइनरी ऑपरेशन बताया, बाइनरी ऑपरेशन में फिर हम उसे क्या बताएंगे कि उसके कैरेक्टर्स, तो उसका क्लोजर कैरेक्टर क्या है, संवरक गुण क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, कम्यूटेटिव, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें जब आएंगी तब जाके हम ये कहेंगे कि भाई ये एक हमारा ग्रुप थ्योरी के बारे में एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन खाली जनरल ऑब्जेक्टिव्स होने से हमारा काम नहीं होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने एक ब्रॉड यानी एक चौड़ी, एक कहना चाहिए एक मोटी मोटी रेखा खींच दी कि जिससे हमें डिविएट नहीं होना है ना। मतलब सपोज करो जैसे आर्चरी होता है ना, तो निशाना लगाना है, तो भाई निशाना लगाना तो हमने क्या कहा, ये इस टाइप का आपने देखा होगा ना, ऐसे निशाना जब लगाते तो इस टाइप के वो ऐसे सर्कल्स रहते हैं। तो हमने ये एक बना दिया कि भाई अब हम मोटे तौर पर एक सामान्य उद्देश्य क्या हो गया भाई हमारा कि भाई हम जो है इसमें निशाना, यहाँ इस पे निशाना लगाएंगे। लेकिन अब इसमें निशाना लगाना, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, टारगेट बिल्कुल यहाँ होगा, तो हमारा स्पेसिफिक गोल कंप्लीट होगा ना। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर हम कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगे, यहाँ कहीं भी लग सकता है, नंबर भी काउंट हो जाएंगे, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, फोकस तो यहाँ है ना। तो इसी तरीके से जब हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो केवल जनरल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होगा,
यहाँ पर आके अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एक विशिष्ट उद्देश्य। तो आप देखें कि जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स, और सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद थर्ड स्टेप्स हमारे पास आती है, वो थर्ड स्टेप्स है सेलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स, selecting है ना। तो सेलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, हमने जनरल ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी इवेल्यूएशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है। पर अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हम टीचिंग के पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंटेंट की, है ना, उसकी विषय वस्तु। तो इसमें हमारा जो है कंटेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, करिकुलम आ जाता है ना, फिर इसमें हमारा सिलेबस भी आ जाता है, पाठ्यक्रम, और फिर हमारा कोर्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एडिक्वेटली रियलाइज्ड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दोज टीचिंग पॉइंट्स, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद जो फोर्थ स्टेप्स है ना, ये थर्ड स्टेप हुआ, फोर्थ स्टेप्स है प्लानिंग ऑफ suitable, प्लानिंग ऑफ suitable लर्निंग एक्टिविटी, है ना, उपयुक्त अधिगम क्रिया की योजना, ये हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के बाद नेक्स्ट में क्या होगा, हमें हमारा स्टूडेंट्स जो है तो उसके माइंड हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, और टीचिंग का भी पॉइंट। देखिए पहले हमने क्या किया, एक जनरल ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हमने टीचिंग के जो पॉइंट्स थे उन पे फोकस किया, उनको सिलेक्ट किया। आफ्टर सेलेक्टिंग द टीचिंग पॉइंट्स, अब हम क्या करेंगे, एक सूटेबल लर्निंग एक्टिविटी की प्लानिंग करेंगे, और सूटेबल लर्निंग एक्टिविटी प्लान करने के बाद फिर हम बात करेंगे 5 नंबर, है ना। तो 5th नंबर पर हम करेंगे इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे। इवेल्युएटिंग, और इवेल्युएटिंग करने के बाद 6 नंबर पर हम क्या करेंगे, यूजिंग रिजल्ट, यूजिंग रिजल्ट एज फीडबैक। तो फीडबैक के रूप के लिए हम ये रिजल्ट्स करेंगे। अब ये जो है इसके बाद की चीजें देखो, यहाँ तक का आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो असली मजा अब आने लगेगा आपको, क्योंकि ये केवल एक हम अभी सब्जेक्ट के अंदर घुसे हैं, एंट्री हुई है। तो एवेल्युएशन के कितने स्टेप्स होते हैं वो आपको देखना है, और इनका हायरार्की ऑर्डर है वो आपको याद रखना है। तो आप देखें कि इवेल्युएशन सिस्टम्स के अगर हम देखें तो कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य, है ना, सामान्य उद्देश्य की पहचान करना और उस उद्देश्य को परिभाषित करना, ये हमारा पहले स्टेप है।
सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य की पहचान करना और परिभाषित करना। पहले हमारा क्या था, सामान्य उद्देश्य था। फिर हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम जो टीचिंग वाला पार्ट आता है ना, थर्ड जो है वो है सिलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स, है ना, सिलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स। चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किसकी प्लानिंग करते हैं, लर्निंग एक्टिविटी जो सूटेबल हो, सूटेबल लर्निंग एक्टिविटी। पांचवें नंबर पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएटिंग करते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पर हम इस रिजल्ट्स को, जो इवेल्युएशन है उसको, रिजल्ट्स को फीडबैक के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से देयर आर दी 6 स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के कितने चरण है, 6 चरण है। पहले चरण में सामान्य उद्देश्य को पहचाना जाएगा और परिभाषित किया जाएगा। दूसरे में हम उसके विशिष्ट उद्देश्य को परिभाषित करेंगे। तीसरे में हम सिलेक्ट करेंगे टीचिंग पॉइंट्स को, जिसमें कंटेंट, करिकुलम, सिलेबस, ये सब सारी चीजें आती हैं। और चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, एक सूटेबल लर्निंग एक्टिविटी, उपयुक्त अधिगम क्रिया की योजना निर्धारित करेंगे। पांचवें में हम इवैल्यूएटिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को एक फीडबैक के रूप में यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का भाग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।